हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी भाई वर्मा सर में। तो बिहार बोर्ड के 12th का जो है एग्ज़ाम का डेट शीट जो है निकल चुका है। 2 फरवरी से एग्ज़ाम है और सारे जो है सब्जेक्ट्स के जो है कुछ मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। तो बायोलॉजी का भी जो मॉडल सेट है आ गया है मार्केट में या नेट पर है, उपलब्ध है। तो उसमें से एक एक करके सारे मॉडल सेट को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला जो मॉडल सेट है बायोलॉजी का, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपको मालूम है, जिसमें कि 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, और 5 मार्क्स का जो है 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, मतलब जैसे 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो 70 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। एग्ज़ाम में आपको उसमें से चुनकर कोई 3, कोई 10 या कोई जो है 35 सॉल्व करना है। तो एक एक करके सब क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। यानी वर्गीकरण विज्ञान जो है, इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, भ्रूण विज्ञान के जो है लक्षण को सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया था? किसमें? टैक्सोनॉमी में। क्वेश्चन का जो है पीडीएफ इस वीडियो में डाला हुआ है, वहां से भी जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन में है पी महेश्वरी, तीसरा में है केएस बिलग्रामी, और डी में जो है रामदेव मिश्रा। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर है पी महेश्वरी, यानी पंचानन माहेश्वरी, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के जो है साइंटिस्ट हैं। तो यही जो है सबसे पहले जो है एम्ब्रियोलॉजिकल जो है कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट किए थे, किसमें? टैक्सोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट केम टू इंडिया विथ इम्पोर्टेड व्हीट। बाहर से जो व्हीट आया, गेहूं आया, उसके साथ कौन सा पौधा जो है अपने यहाँ भारत में चला आया? पहला जो है वो है पार्थेनियम, दूसरा है कॉलीफ्लावर। पार्थेनियम का पौधा, कॉलीफ्लावर जानते ही हैं, फूलगोभी, सनफ्लावर सूरजमुखी का पौधा, और डी में है कैबेज यानी पत्ता गोभी। तो पार्थेनियम ग्रास जो है, ये जो है व्हीट के साथ जो है चलाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पार्थेनियम। तीसरा जो है वो है, इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड ऑफ विच प्लांट। किस पौधे के परिपक्व बीज में इंडोस्पर्म जो है भ्रूण कोष जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन हमारा है कोकोनट, नारियल है, पी मटर है, ग्राउंडनट बादाम है, और ग्राम चना है। तो इसमें होगा हमारा कोकोनट, यानी कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट है, कोकोनट के अंदर का जो लिक्विड आप देखते हैं वो लिक्विड इंडोस्पर्म ही है। तो मैच्योर सीड में जो है, इसमें कोकोनट में जो है हमारा इंडोस्पर्म पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज मोर देन 1। निम्नलिखित में से किस पौधे में ओव्यूल यानी अंडक की संख्या 1 से अधिक होती है? तो जितना अंडक, चूँकि हम लोग जानते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो चेंजेस होते हैं, उसमें हमारा पूरा ओवरी बदल जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल बदल जाता है सीड में। तो जितना ओव्यूल होगा उतना सीड बनेगा, नहीं ज़्यादा ओव्यूल होगा तो ज़्यादा सीड बनेगा। तो वाटरमेलन जो है इसका आंसर होगा। वाटरमेलन यानी जो वाटरमेलन में देखते हैं कि बीज बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ओव्यूल रहा होगा तब ना बीज ज़्यादा बना है। तो वाटरमेलन हो गया तरबूज, उसके बाद व्हीट है गेहूँ, उसके बाद है राइस चावल, और चौथा ऑप्शन हमारा है कोकोनट। तो कोकोनट तो सिंगल बीज है, राइस भी सिंगल है, व्हीट भी सिंगल है। तो ज़्यादा बीज किस में है? वाटरमेलन में है, तरबूज में है। तो ज़्यादा ओव्यूल था तब ना ज़्यादा बीज बना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा वाटरमेलन। तो अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है?
पहला हो गया हमारा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, बाइनरी फिजन द्विखंडन और नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा। ऑर्गेमिट के फॉर्मेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी कैसे होगी, तो मियोसिस से। तो इसीलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा कौन सा, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद अगला है हमारा कि क्वेश्चन है 6 में कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, बिना निषेचन का अगर बीज बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन, दूसरा है पॉलीएम्ब्रोनी बहुभ्रूणता, तीसरा है हमारा ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का जो है लैंगिक जनन, और चौथा जो है एपोमिक्सिस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एपोमिक्सिस। तो पार्थेनोकार्पी क्यों नहीं होगा, तो पार्थेनोकार्पी क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अगर बिना निषेचन का फल बनेगा, क्वेश्चन में रहता कि बिना निषेचन का फल बन रहा है तब आंसर हो जाता पार्थेनोकार्पी, लेकिन यहाँ कह रहा है बिना निषेचन का सीड बन रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रोनी होगा नहीं, एम्ब्रियो ज़्यादा बन नहीं रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप नहीं है, इसलिए आंसर हमारा है एपोमिक्सिस। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन, बच्चे के जन्म के समय कौन सा जो है हार्मोन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और चौथा है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हम लोग जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलता है जो मेटाबॉलिक बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो पार्चुरेशन के समय हमारा कौन सा हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारा है ऑक्सीटोसिन। अगला 8वां क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज इन वीमेन एट अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी लगभग 50 वर्ष की उम्र में जब महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र जो है बंद हो जाता है, तो इसके लिए कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला है हमारा मेनोपॉज मासिक चक्र का रुकना, मिनार्की मासिक चक्र का प्रारंभ होना, पहला जो है शुरुआत, उसके बाद ओवुलेशन अंडोत्सर्ग अंडे का निकलना, और नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो ओवुलेशन होगा नहीं क्योंकि ओवरी से जो है एक का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है। मिनार्की क्या है, तो रजोदर्शन जिसको कहते हैं, पहला मेंस चालू होता है इसको मिनार्की कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है मेनोपॉज। मेनो मेंस्ट्रुएशन के लिए आया है, पॉज तो जानते हैं पॉज बटन दबाने पर कोई चीज़ रुक जाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन का रुकना क्या कहलाएगा, मेनोपॉज कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसिंग द टेस्टिस इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी शरीर में जो टेस्टिस हमारा है वृषण है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में जो रखा गया या जो पाया जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है या इसका कारण क्या है। ये में कहता है टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को बचाने के लिए ऐसा किया गया, सुरक्षा देने के लिए। टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, जो वृषण है इसके तापमान को जो है कम रखने के लिए ऐसा हुआ है। हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन में सहायता करता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू मेंटेन लो टेम्परेचर इन द टेस्टिस। तो कहता है ऐसा क्यों है, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए मालूम है कि 2 से 2.5 डिग्री जो है कम तापमान, बॉडी के टेम्परेचर के तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर टेस्टिस हमारा बॉडी के अंदर रह जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो इसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जो है उतरकर और स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर रहता है, जिससे इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाता है, तब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के तापमान को कम करके मेंटेन करके रखने के लिए। 10वां क्वेश्चन हमारा है विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड में, सेमिनल प्लाज्मा में यानी सेमिनल फ्लूइड में कौन सा जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। सेमिनल फ्लूइड में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है? फ्रुक्टोज रहता है, जो कि एनर्जी देता है स्पर्म को। ग्लूकोज नहीं रहता है, सुक्रोज तो कॉमन शुगर है, नहीं रहता है, लैक्टोज मिल्क शुगर है, नहीं रहता है। तो अगला हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द यूटेरस डू साइक्लिक चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक चक्र की प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय के किस परत में जो है परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, चक्रीय परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन ए में है मायोमेट्रियम, उसके बाद यूटेरस का मायोमेट्रियम, बी में है इंडोमेट्रियम, सी में है पेरीमेट्रियम और डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि यूटेरस का सबसे बाहरी परत जो है वो पेरीमेट्रियम है, बीच का परत जो है वो मायोमेट्रियम है और अंदर वाला परत जो है वो इंडोमेट्रियम है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस कहाँ आते हैं? तो इंडोमेट्रियम वाले लेयर में आता है। तो इंडोमेट्रियम हमारा किस में है? बी में है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा इंडोमेट्रियम, यानी ऑप्शन बी। अगला है 12 में हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर मेन कॉल्ड, यानी पुरुषों में जो स्टेरिलाइजेशन का प्रक्रिया होता है, यानी सर्जरी के द्वारा जो है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ए में कहता है वासेक्टोमी, बी में कहता है ट्यूबेक्टोमी, सी में कहता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और डी में कहता है बैरियर मेथड। तो हम लोग जानते हैं कि मेल में जो है जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है? वासेक्टोमी है। वास डिफरेंस को काट के फोल्ड करके अपोजिट दिशा में मोड़ दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा ए, यानी 12 का आंसर हो गया ए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉन स्टेरॉइडल, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है गर्भ निरोधक गोली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, यानी स्टेरॉइड से बना हुआ नहीं है? ए में हमारा ऑप्शन है सहेली, बी में ऑप्शन है प्रोजेस्टोजेन, सी में है एस्ट्रोजेन और डी में है P+E यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा क्या? सहेली, जो कि भारत में जो है CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है इसके द्वारा विकसित किया गया था और ये जो है नॉन स्टेरॉइडल जो है ओरल पिल्स है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 में कहता है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, यानी जो oogenesis का प्रोसेस है उसमें प्राइमरी oocyte में क्या हो रहा है, यानी प्राइमरी oocyte से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो ए में कहता है मियोटिक सेल डिवीजन, प्राइमरी oocyte में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। दूसरा अनइक्वल डिवीजन, यानी असमान डिवीजन होता है, एक बड़ा और एक छोटा सेल बनता है। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, कहता है कि अर्धगुणित जो है सेकेंडरी oocyte बनता है और पोलर बॉडी बनता है। और डी में कहता है माइटोटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस होता है। क्या इसमें से पहला सही है? मियोसिस होता है प्राइमरी oocyte में। दूसरा भी हमारा सही है, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बड़ा सेल बनेगा एक छोटा, बड़ा वाला जो है वो सेकेंडरी oocyte कहलाएगा, छोटा वाला पोलर बॉडी कहलाएगा, इसलिए सी भी सही है। तो कौन सा गलत ऑप्शन है हमारा? डी गलत ऑप्शन है। कौन सा? माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस, यानी 14 का आंसर हो जाएगा डी। तो अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द को जो है पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मे के द्वारा, दूसरा है एडवर्ड विल्सन के द्वारा, सी में है गॉस के द्वारा और चौथा है टिलमैन के द्वारा। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड विल्सन। किसके द्वारा हुआ? तो एडवर्ड विल्सन के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेट्स ऑफ स्पेशल डाइवर्सिटी, विशेष जैव विविधता के एस्टिमेट में कौन सा ग्रुप जो है इंक्लूड नहीं किया गया? किस ग्रुप को नहीं रखा गया? पहला है फंजाई कवक, दूसरा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आवृतबीजी पौधे,
सी में है एल्गी शैवाल और डी में है प्रोकैरियोट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन सा, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को जो है इस एस्टिमेट में नहीं रखा गया है। अगला हमारा जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शोड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। किस वैज्ञानिक के जो है प्रयोग से दर्शाया गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज यानी उत्पादकता जो है बढ़ता है, किसके साथ, विथ इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता बढ़ेगा तो उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी। इसमें ए में है डेविड टिलमैन, बी में जो है एडवर्ड विल्सन है, सी में गॉस है और डी में पेन है। तो इस बात को बताया गया था किसके द्वारा, तो डेविड टिलमैन के जो है के द्वारा, इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शाया गया था। तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। 18 नंबर में है, वेयर वाज द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992। 1992 में जो है जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन इसमें क्या क्या है। पहला कहता है ऑप्शन हमारा जोहानिसबर्ग है, बी में जो है पेरिस है, सी में कोलंबो है और डी में जो है रियो डी जेनेरियो है। क्या इसका आंसर है, कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी आबादी या समष्टि के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है या असत्य है। ए में हो जाएगा लिव इन वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी आबादी जो है एक वेल डिफाइंड जो है भौगोलिक क्षेत्र में जो है रहते हैं। यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, समान जो है संसाधन का उपयोग करते हैं। डी में मेंबर्स में इंटरब्रीड, मेंबर्स आपस में प्रजनन कर सकते हैं। और डी में कहता है देयर इज एनर्जी फ्लो अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी किसी आबादी के सदस्यों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे पहला हमारा सही है कि कोई आबादी जो है एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। दूसरा भी हमारा सही है कि ये जो है एक एरिया में रहेगा तो समान संसाधन का उपयोग करेगा। तीसरा भी हमारा सही है कि आपस में प्रजनन भी होगा इनमें। तो कौन सा हमारा गलत है कि इसमें ऊर्जा का जो बहाव होता है दिया गया है, ऑप्शन ये गलत है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो 19 का आंसर हमारा हो गया डी। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है लैंगिक छल जो है करके परागन की प्रक्रिया जो है को अपनाता है। ए में हो गया ऑफरिस है, बी में युक्का है, सी में फिग है और डी में वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला क्या, ऑफरिस, जिसको हिंदी में आफरिस कहा जाता है। 21 जो है नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टाइगर सेंसस इन टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स। जो टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें टाइगर के सेंसस का आधार क्या है। काउंटिंग करके, गिनकर, पांव के चिन्ह और जो उसका फीकल मैटर है उसके पैलेट्स जो है को काउंट करके, मलबुटिका को काउंट करके। सी जो है उसमें कहता है कि फोटोग्राफ्स के माध्यम यानी चित्रों के माध्यम से। और डी में एरिया वाइज काउंटिंग, यानी अलग अलग क्षेत्र में जो है गिनकर, एरिया वाइज काउंटिंग करके। तो इसका आंसर है कि उसके पांव के चिन्ह और मलबुटिका के माध्यम से। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो 21 का आंसर हो गया बी। 22 क्वेश्चन जो है, 22वां नंबर क्वेश्चन है, इफ द प्लांट ऑफ एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, कैपिटल टी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्मॉल टी, ए सिग्मोइड कर्व। अगर इस दोनों का जो है ग्राफिंग प्लॉट किया जाए तो कहता है कि सिग्मोइड कर्व मिलता है, यानी एस के तरह का कर्व मिलता है। देन व्हाट इज इट कॉल्ड, तब इस तरह के जो है कर्व को क्या कहते हैं। पहला है वर्स्ट परलॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, तीसरा जो है ऑप्शन हमारा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और चौथा ऑप्शन है जे शेप्ड कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा, तो वर्स्ट
पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है इसको कहा जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। निम्नलिखित जो है, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसके सदस्य जो है कहता है पूरे जीवन काल में एक ही बार जो है प्रजनन करते हैं। ए में ऑप्शन है हमारा बेम्बू यानी बांस हो गया, दूसरा जो है पैसिफिक साल्मन फिश, पैसिफिक रीजन में पाई जाने वाली साल्मन मछली, सी में जो है कहता है दोनों, ए और बी दोनों, और डी में कहता है मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स, अधिकांश पक्षियों में ऐसा होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, बोथ ए एंड बी। यानी बांस जो है में भी जो है जानते हैं हम लोग कि काफी लंबे से समय के बाद यानी 100 साल पर भी इसमें फ्लावरिंग होता है, और साल्मन जो है फिश जो है, जो पैसिफिक साल्मन फिश है, ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही जो है प्रजनन करती है। तो ये दोनों ऐसे हैं, एक प्लांट है, एक एनिमल है, इसलिए कहता है कि ऑप्शन हमारा आ जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी। तो अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पेसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड कॉल्ड। यानी अगर दो जीवधारियों के बीच का परस्पर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, जिसमें एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को न किसी तरह का लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो इस तरह के इंटर रिलेशनशिप को क्या कहेंगे। तो इसमें हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है वो है ए में जो है कहता है क्या है, पैरासिटिज्म, परजीविता। उसके बाद बी में है प्रेडेशन, परभक्षता, सी में है म्यूचुअलिज्म, सहजीविता, और डी में है कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा कौन सा, डी हो जाएगा, कॉमेंसलिज्म यानी सहभोजिता। इसमें क्या है कि दो जीवधारी के बीच का संबंध है, एक को तो जो है फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को न फायदा हो रहा है न घाटा हो रहा है। जैसे शार्क और रिमोरा मछली के बीच का परस्पर संबंध। रिमोरा मछली जो है शार्क के जो है पेट वाले भाग में चिपक जाती है, शार्क जहाँ जहाँ जाती है उसके साथ जो है तैर रही है, शार्क को जो है उसका वजन पता नहीं चलता है पानी में, शार्क को उससे कोई हानि नहीं है, लेकिन रिमोरा को जो है उससे फायदा है। एक तो उसके साथ चिपक कर जो है उसका लोकोमोशन हो जा रहा है, दूसरा शार्क के द्वारा छोड़े गए मांस है उसको जो है ये खाती है, भोजन को खाती है। तो इसमें जो है रिमोरा को तो फायदा है लेकिन शार्क मछली को न फायदा है न घाटा है। तो इस तरह का संबंध हमारा क्या कहलाता है, सहभोजिता, ठीक है, ईटिंग ऑन द सेम टेबल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमेंसलिज्म हो गया। अगला हमारा जो है क्वेश्चन है 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग अ मॉथ। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक मॉथ यानी फतिंगा जो है, जो इंसेक्ट का ग्रुप है, एमोटियस मॉथ का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया। यानी ऑस्ट्रेलिया में किस पौधे को मॉथ का उपयोग करके नियंत्रित किया गया। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला है प्रिकली पियर कैक्टस जिसको हिंदी में नागफनी कहते हैं, दूसरा है पीपल, तीसरा है पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, चौथा वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी। तो ऑस्ट्रेलिया में किसको जो है कंट्रोल किया गया था मॉथ के सहायता से, तो नागफनी के पौधे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 का ए हो गया। 26 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है जहरीला कार्डियक ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है जो कि हार्ट के लिए हानिकारक है। तो कहता है कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए में है हमारा ऑप्शन कैक्टस है, बी में कैलोट्रोपिस है, सी में जो है चाय है, टी प्लांट है, और डी में जो है कासिया यानी बबूल है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, कैलोट्रोपिस। तो ये हो गया, तो 26 का बी हो गया। 27वां क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड।
यानी जैव भार जो है के उत्पादन का दर क्या कहलाता है। ए में ऑप्शन है प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादन। बी में है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, कुल प्राथमिक उत्पादन। और सी में हमारा है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। और डी में है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता। क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर में, व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड। कहता है कि अगर डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से अगर कोई फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होता है तो इसको क्या कहेंगे। ए में हो गया डेट्रिटस फूड चेन, बी में हो गया फूड वेब खाद्य जाल, सी में ग्रेजिंग फूड चेन चरने वाला जो है खाद्य श्रृंखला, और मोर देन वन एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस शब्द जो है सड़े गले पदार्थ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कहता है कि इसका आंसर हमारा हो गया ए यानी 28 का ए हो जाएगा। 29 में चलिए कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ separation and purification of the product after completion of the biosynthetic stage called। कहता है कि बायोसिंथेटिक स्टेज यानी जैव संश्लेषित अवस्था के पूरा होने के बाद जो सेपरेट करने का, अलग करने का और शुद्धिकरण करने का जो प्रक्रिया है प्रोडक्ट को, उसको क्या कहते हैं। ए में हमारा है बायोसिंथेसिस जैव संश्लेषण, बी में है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और सी में है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कहा जाता है, और डी में है ऑप्शन हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ प्रिजर्वेटिव। तो ये जो है हमारा बायोसिंथेसिस यानी जैव संश्लेषण, ये नहीं होगा। बी हमारा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, आंसर हमारा यही होगा, कौन सा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। सी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं कहा जाता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ प्रिजर्वेटिव यानी प्रिजर्वेटिव के साथ प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करना, ये भी नहीं कहलाएगा। तो आंसर हमारा हो गया कौन सा, बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, फ्रॉम व्हिच बैक्टीरिया इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड। यानी पीसीआर में उपयोग होने वाले थर्मोस्टेबल तप्त स्थायी डीएनए पॉलीमरेज जो है, तप्त स्थिर डीएनए पॉलीमरेज जो है, इसको किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है या उससे विलगित किया जाता है, निकाला जाता है। ए में हमारा ऑप्शन है इकोलाई, बी में जो है ऑप्शन है साल्मोनेला, सी में है थर्मस एक्वेटिकस, और डी में हमारा ऑप्शन है स्यूडोमोनास एयरोजिनोसा। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो थर्मस एक्वेटिकस। जो बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो 30 का जो है आंसर हो गया हमारा सी। तो अगला हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए पर किस तरह का आवेश जो है पाया जाता है। पहला है निगेटिव ऋणात्मक आवेश, दूसरा पॉजिटिव धनात्मक आवेश, चार्जेज ऑफ बोथ टाइप दोनों प्रकार के आवेश, और नो चार्जेस नो चार्ज कोई भी आवेश नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कौन सा, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, और किसके कारण है, तो जो फॉस्फेट रहता है इसके कारण। और अगला हमारा 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, कहता है ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रेसिपिटेशन
जो डीएनए को प्रेसिपिटेट कराए हैं इसको अगर आइसोलेट करना है तो कहता है ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए, जो शुद्ध किया गया है डीएनए, इसका जब हम लोग डीएनए प्रेसिपिटेशन करा के आइसोलेशन कर रहे हैं तो ये जो है किस पदार्थ के डालने के बाद इस तरह का प्रोसेस होता है। तो पहला हो गया चिल्ड इथानॉल, यानी एकदम ठंडा जो है इथानॉल, इथाइल अल्कोहल। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। तीसरा है लाइसोजाइम। और चौथा है डाइवैलेंट कैटायन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि डीएनए को प्रेसिपिटेट करके आइसोलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड इथानॉल, यानी एकदम ठंडे जो है इथानॉल का, इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग is used to make a bacterial cell competent to take up DNA। कहता है कि डीएनए को लेने के लिए बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ए में कहता है डाइवैलेंट कैटायन का, दूसरे में सोडियम क्लोराइड का, तीसरा कहता है काइटिनेज नामक एंजाइम का, डी में कहता है लाइसोजाइम का। तो इसमें हो जाएगा हमारा डाइवैलेंट कैटायन। एक्चुअली यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होता है CaCl2, और कैल्शियम आयन जो है वो कैसा है, डाइवैलेंट कैटायन है हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा 33 का ए हो गया। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है Which of the following is used as cloning vector for animal cells? जंतु कोशिकाओं के लिए क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल कौन सा होता है। कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बी में है आरएनए वायरस या रिट्रोवायरस, डी में जो है हमारा है प्लाज्मिड, सी में प्लाज्मिड, और डी में है PBr322। तो एनिमल सेल चूंकि लिखा है इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी रिट्रोवायरस। तो एनिमल सेल में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, रिट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो 34 का आंसर हो गया बी हमारा रिट्रोवायरस। तो अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम कॉल्ड। होस्ट बैक्टीरियम के पोसी बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो है डीएनए के टुकड़े को प्रवेश कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है इंजर्शन इनएक्टिवेशन है, तीसरा जो है हमारा है टू मेक कॉम्पिटेंट, और डी में है माइक्रो इंजेक्शन। तो ये जो हमारा जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट सेल के अंदर होस्ट बैक्टीरियम जो है इसके अंदर डीएनए को एंटर कराना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसीलिए 35 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के माध्यम से बड़े पैमाने पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधों को उत्पन्न कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए में कह रहा है माइक्रो प्रोपगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन, उसके बाद टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन, सी में है बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी, और डी में है टोटिपोटेंसी। तो इसमें हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी उत्तक संवर्धन के प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पौधे को जो है ग्रो कराते हैं, इस प्रक्रिया को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो 36 का आंसर भी हो गया ए। 37 में चलते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट varieties of plants fuse and form a new plant। कहता है कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें कि अलग अलग वैरायटी के जो है पौधे से निकाल के कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराकर एक नया जो है पौधा जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है क्या, माइक्रो प्रोपगेशन, दूसरा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन,
तीसरा है टिश्यू कल्चर और चौथा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो माइक्रो प्रोपगेशन तो देखें सूक्ष्म प्रवर्धन है, ये नहीं होगा। बी में है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी दैहिक कहते हैं प्रसंकरण, तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर होगा, यानी 37 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। और टिश्यू कल्चर नहीं होगा और वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं अगला हमारा 38 नंबर क्वेश्चन जो 38 नंबर क्वेश्चन है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जो है बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, दूसरा है बैसिलस पॉलीमेक्सा, तीसरा जो है ऑप्शन है इसमें बैसिलस सेप्टिलिस और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसका जानते हैं हम लोग कि बीटी नाम ही पड़ा है कहाँ से, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 38 का आंसर हो गया हमारा ए। तो 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द प्रोटीन एनकोडेड बाय व्हिच जीन कंट्रोल्स द मेज बोरर। कहता है कि किस जीन के द्वारा एनकोड किया गया प्रोटीन जो है वो मक्के में जो स्टेम बोरर लग जाता है उसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन हमारा है क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB और इसमें हो गया ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। क्या इसमें हो जाएगा हमारा क्राई 1AB और ये दोनों जो बच गया क्राइजीन, ये बॉल वर्म जो है को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए 39 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर में बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। कहता है कि जो इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं आपस में किस बंधन के द्वारा जुटे रहते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, पहला कहता है पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा कहता है ईस्टर बॉन्ड, तीसरा कहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड और चौथा कहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़कर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाने में मदद करता है। ईस्टर बॉन्ड भी नहीं होगा, इसमें होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी दोनों चेन्स के जो सल्फर निकले हुए हैं ये आपस में बॉन्ड बनाकर जुटकर दोनों जो है इंसुलिन के दोनों जो है पेप्टाइड चेन को जो है जोड़ते हैं, यानी आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 40 का आंसर हो गया सी। डी नहीं होगा, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो जो डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको आपस में जोड़ने में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वहाँ लगता है। तो 40 का देख लिए सी हो गया। और उसके बाद चलते हैं 41 में। 41 में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन जो है के सिद्धांत पर आधारित है। पहला हो गया इसमें सीरम एनालिसिस, सीरम का विश्लेषण, दूसरा हो गया पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा हमारा ऑप्शन सी में हो गया सीटी स्कैन और डी में हो गया हमारा एलिसा। तो एंटीजन एंटीबॉडी पर जो है आधारित जो है हमारा जो है जो टेस्ट है वो है कौन सा, एलिसा, ELISA, जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहा जाता है। तो हमारा 41 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन सा, एलिसा। तो अब अगला देख लेते हैं हमारा 42 नंबर क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा के उपचार में किसका इस्तेमाल करते हैं। पहला है इरिथ्रोप्रोटीन, दूसरा है लैक्ट एल्ब्यूमिन, तीसरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और उसके बाद हमारा डी जो है वो क्राई प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसका इस्तेमाल करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, एम्फाइसेमा के। 43 जो है इसका आंसर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया। निम्नलिखित में से
कौन सा स्पेसिस प्लाज्मोडियम का जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है? पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है किसके द्वारा कॉज होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा होता है, इसीलिए 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म? रिंगवर्म जो इसको हम लोग दाद कहते हैं, इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये फंगस से होने वाला बीमारी, स्किन डिसीज है, जो किससे होता है? फंगस से। ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 का आंसर हो गया ए। 45 में चलते हैं। 45 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी गलत है? ए में कहता है इट इज ए प्रोटीन, ये सही है। इंटरफेरॉन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, तो ये सही है। बी में जो है कहता है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट देम, वायरस से संक्रमित कोशिका इसे स्रावित करते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है कहता है दे प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, यह जो है अगल बगल के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको वायरस के इन्फेक्शन से फर्दर बचाता है, ये भी सही है। तो डी हमारा ऑप्शन बच गया, नॉन ऑफ द अबव। तो यही हमारा जो है गलत है, नॉन ऑफ द अबव जो है नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका एंटीबॉडी बनाता है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, दोनों टी एवं बी लिम्फोसाइट्स, और डी में है मैक्रोफेजेस। तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी किसके द्वारा बनता है? बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। 47 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स रिजेक्ट्स ग्राफ्ट? इसमें से कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स जो है ग्राफ्ट को जो है रिजेक्ट कर देता है? साइटोकाइन बैरियर, बी में हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और सी में है हमारा ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, और डी में है सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, डी हो जाएगा। 47 का डी हो गया। 48 में चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम? जो कोलेस्ट्रम है मदर के द्वारा जो है लैक्टेशन के समय सेक्रीट होने वाला पहला मिल्क जो है कोलेस्ट्रम, गाढ़ा पीला दूध जो होता है, इसमें कहता है कि कौन सा जो है इसमें से जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, IgM, IgD और IgG। तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? IgA, ग्लोबिन ए पाया जाता है। तो 48 का आंसर हमारा हो गया ए हो गया। 49 में कहता है कि व्हाट इज हेरोइन? हेरोइन जो है क्या है? केमिकली पूछ रहा है क्या है। तो पहला ऑप्शन है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स, तीसरा ऑप्शन हमारा है एल्केलॉइड, और चौथा है कोक। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो जो हमारा हेरोइन है वो क्या है केमिकली? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। 50 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि इन एड्स में इन्फेक्टेड persons number of which cell shows progressive decrease in एड्स इन्फेक्टेड पर्सन, यानी एड्स से संक्रमित व्यक्ति में कौन से कोशिका का संख्या लगातार घटते चला जाता है? ए में हो गया बी लिम्फोसाइट, बी में हो गया टी लिम्फोसाइट, सी में हो गया न्यूट्रोफिल्स, और डी में कहता है मैक्रोफेजेस। तो इसमें हो जाएगा हमारा टी लिम्फोसाइट। तो 50 का आंसर हो गया हमारा बी टी लिम्फोसाइट। अब अगला जो है 51 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज यानी ऑटो इम्यून बीमारी है?
ए में कहता है एड्स, यानी पहला एड्स, दूसरा में अस्थमा जिसको दमा कहते हैं, तीसरा टाइफाइड, चौथा रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसका आंसर होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जो ज्वाइंट्स पेन होता है आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो है ऑटो इम्यून डिसीज कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन द राइपेनिंग ऑफ रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो है के राइपेनिंग में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का? पहला है फंजाई यानी कवक, दूसरा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल वाला बैक्टीरिया, तीसरा है बेकर सिस्ट जिसको सैकेरोमाइसिस कहते हैं, और चौथा है बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा फंजाई। तो इसमें जो है रॉकफोर्ड चीज जो है को के रैपेनिंग में फंजाई का उपयोग होता है। अगला हमारा है 53 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया कि पेनिसिलिन जो है एक बहुत ही प्रभावशाली जो है एंटीबायोटिक है? तो पहला ऑप्शन है इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, दूसरा है वाक्समैन है, तीसरा जो है अर्नस्ट चेन है, और उनके साथ भी थे हॉवर्ड फ्लोरे, और चौथा जो है कॉच यानी रॉबर्ट कॉच है। तो इसमें हमारा आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि फ्लेमिंग ही जो है पहला एंटीबायोटिक जो है खोज किए थे, कौन सा? पेनिसिलिन। और इसको आजकल जो है पेनिसिलियम के दो प्रजाति पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से बनाया जाता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी 53 का आंसर हो गया ए। 54 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन ब्यूटारिक एसिड उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, दूसरा है एसिटोबैक्टर, तीसरा है हमारा एस्परजिलस नाइगर, और चौथा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अगला हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। जो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? पहला है स्टैटिन, दूसरा है स्टेप्टोकाइनेज, तीसरा है साइक्लोस्पोरिन ए, और चौथा है ब्यूटारिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल क्लॉट को जो है तोड़ने में किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। किस बीमारी का इलाज करने में प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स जो है ये प्रभावशाली नहीं होते हैं? पहला है टाइफाइड, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है एड्स, और चौथा है लेप्रोसी। तो टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, इसमें प्रभावी होगा। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल है, इसमें भी एंटीबायोटिक चलेगा। लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिसीज है, इसमें एंटीबायोटिक चलेगा। एड्स वायरल डिसीज है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं चलेगा और एंटीबायोटिक प्रभावी भी नहीं होगा। इसीलिए 56 का आंसर हो जाएगा सी, एड्स। 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो इज द अर्थ कंसिडर्ड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड और फॉर्म्ड इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें अर्थ कितना समय पहले जो है ये उत्पन्न हुआ, तो समय बताना है। तो कहता है पहला ऑप्शन है हमारा 200 बिलियन वर्ष पहले, दूसरा है 1 बिलियन वर्ष पहले, तीसरा है 4.5 बिलियन वर्ष पहले, और चौथा है हमारा 500 मिलियन वर्ष पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 बिलियन ईयर से, 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो 57 का आंसर हो गया क्या? सी हो गया। 58 में चलते हैं, कहता है कि हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट proposed embryological support for evolution। यानी जो क्रम विकास है इसको जो है समझाने के लिए भ्रूण विज्ञान का सहारा जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा लिया गया था? तो पहला है अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है डार्विन, चौथा है मिलर। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो है सपोर्ट लिया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। ठीक है, ये अपना थ्योरी दिए थे ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये अर्नेस्ट हैकेल इसमें आंसर होगा 58 का ए। अगला हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है
व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ स्ट्रक्चर एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस रोल्स बीइंग परफॉर्म। अलग अलग भूमिका निभाने के कारण अगर कोई संरचना जो है अलग अलग रूप ले लेता है तो इसको क्या कहते हैं? होमोलॉगी कहा जाता है, एनालॉगी कहा जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है और मोर देन वन, तो एक से अधिक। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हमारा आंसर होगा एनालॉगी हो जाएगा। तो होमोलॉगी एनालॉगी पढ़े हम लोग कि होमोलॉगस ऑर्गन किसको कहते हैं? तो स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट। एनालॉगस किसको कहते हैं? फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर और ऑर्गन क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या? एनालॉगी हो जाएगा। तो हमारा 59 जो है इसका आंसर हो गया कौन सा? बी हो गया। 60 में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? स्वीट पोटैटो यानी अलुआ जिसको हम लोग कहते हैं, और पोटैटो आलू जो है किसका उदाहरण है? तो ये में कहता है होमोलॉगी, दूसरा है एनालॉगी, तीसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और चौथा जो है इसमें नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा एनालॉगी, क्योंकि दोनों का तो फंक्शन सेम है, फूड स्टोर कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये भी हो गया क्या? एनालॉगी। तो 60 का हो गया बी। 61 में आ जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या है? कौन सा है? तो गैलापागोस फिंचेस हैं, उसके बाद जिसको डार्विन्स फिंचेस भी कहा जाता है, दूसरा है इंडस्ट्रियल मैनालिज्म है, तीसरा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सब का सब आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो 61 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजिनस बेस इज ज्वाइंड टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स? निम्नलिखित में से किस बॉन्ड के माध्यम से नाइट्रोजिनस बेस जो है वो पेंटोज शुगर से जुड़ा रहता है? तो ईस्टर बॉन्ड नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी नहीं, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ा रहता है शुगर से, किससे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि दो बेसेज आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारा जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया डी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थायमीन? निम्नलिखित में से कौन सा थायमीन है? तो ये हो गया 5 मिथाइल यूरासिल, दूसरा हो गया 6 एमाइनो प्यूरिन, सी में हो गया 2 ऑक्सी 4 एमाइनो पायरीमिडीन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा आंसर क्या? पहला हो जाएगा 5 मिथाइल यूरासिल, यानी यूरासिल भी जो है एक पायरीमिडीन है और इसके जो है 5वें नंबर पर जो है मिथाइल ग्रुप जो है यूरासिल के 5वें नंबर पोजीशन पर जब इसमें मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो वही थायमीन कहलाता है। तो थायमीन हमारा क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल है, आंसर हो गया ए। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए बिकॉज? डीएनए जो है आरएनए की तुलना में अगर कंपेयर करें, मतलब आरएनए से कंपेयर करें तो डीएनए ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्यों? थायमीन इसमें पाया जाता है, किसके जगह पर? यूरासिल के जगह पर। दूसरा हो गया डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तीसरा डीएनए जो है में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है इसमें पाया जाता है। और ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें जो है यूरासिल के जगह पर थायमीन है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, डीएनए में जो है सेल्फ रिपेयरिंग जो है मैकेनिज्म भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, 64 का डी। 65 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ज्वाइंस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली? डीएनए का जो सेगमेंट जो है डिसकंटिन्यूअसली जो सिंथेसाइज होता है, बन रहा है, उसको कौन जोड़ता है? तो ऑप्शन में है डीएनए लाइगेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है हेलिकेज और चौथा जो है वो है प्राइमेज। तो जोड़ने का काम किसका है? लाइगेज एंजाइम का, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डीएनए लाइगेज। 65 का आंसर हो गया ए। 66 नंबर क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए
आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो उत्तरदायी नहीं है। ट्रांसफर आरएनए, एसआर आरएनए, 5 एसआर आरएनए, एसएन आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए, यानी आरएनए के जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये उत्तरदायी नहीं होता है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 67 जो है 67 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस पर निर्भर नहीं करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और उसके बाद चौथा जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर निर्भर है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 में कहता है ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग इज ओ। बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ओ है। व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट। उसके माता पिता का जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए में कहता है ए बी एंड ए बी, माता पिता दोनों का ए बी है। बी में कहता है ओ एंड ए बी, माता पिता में से किसी एक का ओ है, दूसरे का ए बी है। तीसरा कहता है ओ और ए, यानी माता पिता में से किसी एक का ओ और दूसरे का जो है ए है। और डी में कहता है ओ और ए हो सकता है, ओ और बी हो सकता है, ओ और ओ हो सकता है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी मदर फादर में से अगर दोनों में से एक का ओ है और दूसरे का ए है तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। एक का ओ है दूसरे का बी है तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ निकल सकता है, और दोनों का ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप तो ओ होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा 68 का डी हो जाएगा। 69 जो है मैं कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा इंसेक्ट है हमारा? तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है? तो पहला कहता है ग्रास हॉपर है, दूसरा मैमल्स है, तीसरा हनी बी है और चौथा मैन है। तो मैमल्स जो है मैं होगा नहीं, मैन भी तो मैमल है तो इसमें भी होगा नहीं। अब दो इंसेक्ट्स हैं ग्रास हॉपर और हनी बी। तो हनी बी में हम लोग जानते हैं किस तरह का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो इसीलिए ग्रास हॉपर जो है इसका आंसर होगा। ग्रास हॉपर में कौन सा होगा? X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर 46 से बढ़कर 47 हो जाता है, 47 हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी 44 ऑटोसोम प्लस XXY हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए में था ऑप्शंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये टर्नर सिंड्रोम में होता है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक जो है एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जो है बढ़ गया, तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि 44 प्लस XXY हो गया। सी में था हमारा ऑप्शन जो है कहता है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 जो है एडिशनल आ गया तो ये हो जाएगा किस में? डाउन सिंड्रोम में हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। और कहता है कि टेट्रासोमी, तो टेट्रासोमी है नहीं, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 70 का हो गया बी। तो हम लोग देखें बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जो है बना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आया, ये पहला सेट। इसमें जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसके सारे आंसर्स को हम लोग देख लिए। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए इसका शॉर्ट और लॉन्ग जो है अगले वीडियो में जो है डालेंगे। और इस मॉडल पेपर का जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं बायोलॉजी के हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके जो भी मित्र हों उनको जो है वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है।
अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।